बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, और वक्तन फ़वक्तन हम डिप्लोमेट्स को भी लेते हैं, स्कॉलर्स को भी लेते हैं और मुख्तलिफ़ इशूज़ पे आपसे बात करते हैं। आज भी तीन अहम मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। पहला मौजू जो है, अफ़गानिस्तान में चीन ने नया सफ़ीर तयन किया है। इसके असरात ख़ित्ते पे क्या पड़ेंगे, दुनिया इसको किस नज़र से देखेगी, क्या इसको हम फार्मल रिकग्निशन समझें अफ़गानिस्तान की, उस पर रूस का क्या रद्द अमल है। ये वो सवालात हैं जिसको आज हम एड्रेस करेंगे। दूसरा अहम मौजू हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का तुर्किया का दौरा है, और तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में इफ्स एंड बट्स नहीं हुआ करते। तो इस विज़िट का क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात के ऊपर, सियासी और माशी ताल्लुकात के ऊपर। और तीसरा, तुर्किया ने अपना इकनॉमिक कॉरिडोर दिया है इंडिया के कॉरिडोर के मुकाबले में, जिसमें वो कनेक्ट होगा सऊदी अरब और यूएई के साथ। इसके क्या अहदाफ हैं, ये वो तीन मौज़ूआत हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में चीन के सफ़ीर की तैनाती के ऊपर, और इस हवाले से मेरे साथ हैं एम्बेसडर नायला चौहान। मैडम, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मैडम कमर चीमा साहब भी हैं, और प्रोग्राम के दस्तूर के मुताबिक पहली राय जो है वो हम कमर चीमा साहब से लेते हैं। कमर चीमा साहब, आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, अफगानिस्तान में चीन के सफ़ीर की तैनाती को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ समझते हैं कि ये जो गैप है इसको फिल किया जाए, और चाइनीज़ समझते हैं कि अगर अमेरिकन्स भी वहाँ पे नहीं हैं, यूरोपियंस भी नहीं हैं, सारे वहाँ से निकल चुके हुए हैं, तो फिर इस गैप को फिल करें। और वो इंडिया अफगानिस्तान को प्योरली एक फाइनेंशियल एंगल से देख रहे हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक स्पेस के तौर पे देख रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक स्पेस जो उनके ऑलमोस्ट बैकयार्ड पे है। और जारी बात है वो इसको एक सिंकियांग के लेंस से भी देखते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी के लेंस से भी देखते हैं कि जितने अच्छे अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात होंगे तो ऐसी कोई मूवमेंट जो अफगानिस्तान जो चाइना में अगर कहीं पे कुछ उठती है तो वो उसको दबाने में कामयाब होंगे। दूसरा, जैसे मैंने स्ट्रेटेजिक स्पेस की बात की, वो समझते हैं कि सेंट्रल एशिया में अगर आपने जाना है और इस खित्ते की कितनी वैल्यू है, ईरान से कनेक्टेड है, क्योंकि डॉक्टर साहब जितना चीन पैसा लगा चुका है पाकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, ईरान में लगा रहा है, अफगानिस्तान वो एक बफर जोन बन जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इसके साथ वो एक गैप नहीं आना चाहिए। और वो रिसेंटली आपको पता है कि $6.5 बिलियन के चाइन इंडिया अफगान ने मुआहदे किए हैं, जिसमें ब्रिटिश, टर्किश और कंपनीज, आई थिंक चाइनी कंपनी भी थी, जो कारोबार जो यहाँ पे मिनरल्स और बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको एक्सट्रैक्ट करने में काम कर रहे हैं। सो लार्जली रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन एम्बेसडर्स, इससे पहले रशिया के एम्बेसडर भी वहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर भी वहाँ पे हैं, इंडिया के भी वहाँ पे डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, वो ज़रा उन्हें ह्यूमैनिटेरियन स्टाफ कह लेते हैं इस तरह से। मुझे लगता है कि ये दो तीन एंगल हैं कि एक मजहबी स्ट्रेटेजिक स्पेस एंड प्लस वो समझते हैं कि जो भी अफगानिस्तान से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है नेचुरल रिसोर्सेज की शक्ल में, और जैसे रिसेंटली वो एक मुआहदा भी हुआ है जैसे $6.5 बिलियन का, जिसमें ईरान, टर्की, यूके हैं, तो शायद इट कुड बी अ वैल्यू। और दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी एक वेस्ट के बारे में एक पोजीशन जो है, एक परसेप्शन अच्छी नहीं है। और जिस तरह अमेरिका इंडो पैसिफिक या इस खित्ते में अपने फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर रहा है, तो वो समझते हैं कि ये एरिया जो है, ये दिस इज अ प्लेस जहाँ पे हमारी गुडविल ऑलरेडी है, इसको हम फायदा उठा सकें। दिस इज व्हाट आई बिलीव। एम्बेसडर साहबा हमें ज़्यादा एनलाइटन और एजुकेट कर सकती हैं। बिल्कुल। एम्बेसडर साहिबा, आप काइंडली हमें बताइएगा कि चाइना का इरादा ये है कि $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करे अफगानिस्तान के अंदर, कॉपर की माइंस के ऊपर, गोल्ड और लिथियम के ऊपर। जब इतनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, चीमा साहब ने जिस तरह बताया, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, और उसके अलावा इकनॉमिक उनके इंटरेस्ट भी हैं। जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो पॉलिटिकल आपका जो असर व रसूख है सियासी, उसमें भी तो इजाफा होता है खित्ते में। बिल्कुल सही है कि उससे इजाफा होता है आपका इन्फ्लुएंस खित्ते में। लेकिन ये जो सवाल रिकग्निशन का हो रहा है, मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है वो उसको ज़्यादा एंगल दे रहे हैं। चाइनीज़ ने बड़ा क्लियर कहा है कि चाइनीज़ पॉलिसी इज़ वेरी
प्लेयर एंड कंसिस्टेंट। हम्म, और रिकग्निशन की बात तब हो सकती है जबकि वो अफगान एम्बेसडर को बीजिंग में एक्सेप्ट करते, सही, जो बहुत कि वैलिड नहीं है। पॉइंट। जी। अफगानिस्तान का बीजिंग में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। जी। सो ये सिर्फ अफगान जो रजीम है वो अपनी लेजिटिमेसी को मतलब पब्लिसाइज करने की कर रही है। चाइना का कोई ऐसा वो नहीं है मसला इस बारे में। जैसे डॉक्टर चीमा ने कहा, उनके अपना इंटरेस्ट है हम्म, और उसमें जो है सबसे पहले तो इकोनॉमिक का है। आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में ट्राइलेटरल टॉक्स हुई थी जिसमें अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे जी। और चीन के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे। हम्म, तो ट्राइलेटरल एक डायलॉग ऑलरेडी चल रहा है। फिर चीन अफगानिस्तान को बीआरआई में भी लाना चाहता है। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर चीमा ने कहा कि मिनरल्स मिनरल्स पे ऑलरेडी उनका जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी हो चुकी हुई है। जी। सो ये और फिर सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी। आप देखिए कि जब उनके सफीर ने मुलाकात की इंटरम प्राइम मिनिस्टर से, उनके साथ उनके डिफेंस अताशे थे। सो वो बहुत एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि अफगानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए इस्तेमाल ना हो। और चीन इसमें बड़ी क्लैरिटी रखता है और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को ये समझाने की है कि अगर उन्होंने कॉल दिया है कि वो अपनी ज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं होने देंगे, तो फिर दे हैव टू लिव अप टू देयर कमिटमेंट। सो एज फार एज आई मैडम, एम इस हवाले कंसर्न, से ये जो आप देखती हैं पाकिस्तान ने कदम भी उठाया है जिसमें 6 दिन तोरखम का बॉर्डर बंद रहा, फिर वो जो यहाँ पे मिम्स बना करती थी कि जी अफगानिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में स्टेबल है, वो भी हमने देखा गिरती हुई नज़र आई। और फिर ये जो स्मगलिंग होती थी यहाँ से वो भी बंद हुई। लेकिन फिर अब अफगान हुकूमत कोई शायद गारंटीज़ दे रही है कि अब हम अपनी सरजमीन को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और स्मगलिंग को भी रोकने की कोशिश करेंगे। जी वो गारंटीज तो पहले भी देते रहे हैं, अब भी दे रहे हैं, लेकिन चीन इज वेरी क्लियर अबाउट इट। हम्म, उनको बड़ा दो टोक किस्म का उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि आपकी इक्तिसादी हालात को हम बेहतर करने की करेंगे, क्योंकि चीन की बड़ी पॉजिटिव और इंक्लूसिव अप्रोच है, जी। अनलाइक जो कि दूसरे पहले आए और गए। चाइना जो है वो इस बारे में बड़ा क्लियर है कि इनको इक्तिसादी जो इनके मसाइल हैं उनसे निकाला जाए, तो ये कुछ बेहतर जो है उनके अवाम के लिए बेहतरी हो। बेहतरी होगी, बिल्कुल ठीक है। अ, लेकिन जब तक वहाँ पे ये दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, दहशतगर्दी जो पड़ोसियों के लिए खिलाफ कर रहे हैं, जी। तब तक कोई भी पड़ोसी चैन से नहीं बैठ सकता। और चीन ने भी इसमें अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखा है। अच्छा, इसमें मैडम डॉक्टर कमर चीमा साहब भी आपसे सवाल करेंगे। मेरा ये सवाल मेरे जहन में आता है कि चंद दिन पहले जो हमारे रूस के सफ़ीर हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने एक टेलीविज़न नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रीजन को और ग्लोबल लेवल के ऊपर अफ़गानिस्तान से कोई ख़तरा नहीं है, जिस तरह से वेस्ट जिस तरह से बता रहा है। यानी अमेरिका का पीस इंस्टीट्यूट हो, फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो डिबेट हुई है, उससे तो वाज़े नज़र आ रहा है कि दाइश वहाँ पर रीऑर्गेनाइज हो रही है। रूस के इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं, ये चाइना के सफ़ीर के तनाज़ुर में? देखिए रूस तो वहाँ पे आया भी गया भी। रूस को ऑन द ग्राउंड सिचुएशन का काफ़ी क्लैरिटी से जो है अंदाज़ा है। चाइना जो है वो एक बड़ा मेरे ख्याल में बड़ा कंसिस्टेंसी से एक पॉलिसी फॉलो करता है, इसलिए फिर उसके बारे में किसी को डाउट नहीं होता। तो जो भी इन्होंने बयान दिया वो अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में कि चीन जो है वो सिक्योरिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है मैडम, मुझे ब्रेक लेकिन का कहा जा रहा है। मैं जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे आपकी बात को कंटिन्यू भी करेंगे और डॉक्टर कमर चीमा साहब भी इनफैक्ट पूछेंगे सवाल
हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसको दुनिया इस अपॉइंटमेंट को किस तरह से देख रही है। क्या वेस्ट, चीन और रशिया का अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो आपको इख्तलाफ नज़र आता है? लेते हैं छोटी सी ब्रेक। बैक नाजरीन, इस वक्फे से पहले आप एम्बेसडर नाइला चौहान को सुन रहे थे अफ़गानिस्तान के ऊपर। कमर चीमा साहब, आप अगर कोई सवाल करना चाहें एम्बेसडर साहिबा से। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैडम ये बताइएगा कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि खित्ते के तमाम ममालिक के अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे को अच्छे नहीं हैं। अभी देखें 8-10 दिन बॉर्डर बंद रहा, टीटीपी एक कॉन्टिन्यूस मसला हमारे लिए है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो अफ़गानिस्तान में बंद कर दी जाए, सिवाय रियाल और कुछ और डॉलर के अलावा, कुछ करेंसीज़ के अलावा। आप कैसे देखती हैं कि इंडिया भी वहाँ पे मौजूद है, सारे ममालिक को वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुतल्लिका उनकी बड़ी सख्त पॉलिसी है कि टीटीपी को भी अलाउ किया हुआ है और उसके खिलाफ कुछ करते भी नहीं है। आप कैसे देखती हैं आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात नज़र आ रही हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो ट्रैजेक्टरी है उसमें हर रोज़ तेज़ी है, हर रोज़ तनाव है? बेशक के इन पिछले 2 सालों में जो है उतार-चढ़ाव काफ़ी रहा है। लेकिन अफ़गान जो रिजीम है इस वक़्त, उनको भी ये मतलब अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के साथ रवाबित उनका सर्वाइवल है। और जो ट्राइलेटरल टॉक्स हुई थी जिनका मैंने पहले भी ज़िक्र किया, उसमें ये सारे मौज़ूआत डिस्कस हुए थे। दहशतगर्दी के ख़ात्मे पे भी बात हुई थी और उसमें चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे और उनके इंटरिम जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी थे। तो ये तो ग्राउंड रियलिटी है। जहाँ तक दूसरे ममालिक हैं, आप देखिए कि अमेरिका जो है वो भी आपसे दिफाई उसमें अपने रवाबित बेहतर करने की कर रहा है, बिकॉज उनको भी ये खदशात हैं कि जो हुकूमत है इस वक्त तालिबान की वहाँ पे, वो अपने कॉल पे पूरा नहीं उतर रहे और खदशात हैं कि वहाँ से दहशतगर्दी शायद बढ़े। तो ये महज पाकिस्तान के लिए नहीं, बाकी ममालिक के लिए भी एक तशवीश का बायस है। तो मैं इस राय से शायद उस तरह मुत्तफिक नहीं हो सकती कि सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मतलब रवाबित में जो है वो कशीदगी है। कशीदगी बाकी ज़ात भी है। और आप देखिए कि चाइनीज़ ने बड़ा क्लियरली कहा कि दिस इज़ अ नॉर्मल रोटेशन ऑफ चाइनाज़ एम्बेसडर टू अफ़गानिस्तान, क्योंकि अभी जो पिछले उनके थे एम्बेसडर वो 2019 में वहाँ गए थे, तो कोई महीना पहले उनका टेन्योर ख़त्म हुआ और उसको रिप्लेस उन्होंने अपने नए एम्बेसडर से कर दिया। और चीन ने भी कॉल किया सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को टू एडवांस डायलॉग एंड कोऑपरेशन, कि अगर इनकी जो है इक्तिसादी हालत बेहतर हुई तो ये शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है अपनी हुकूमत चला सकें। लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट खुद क्या करती है ये तो वक्त बताएगा, पर मेरा ख्याल है इन 2 साल में उनको ये तजुर्बा हो गया है कि अगर ये अपने तरीक़ेकार को बेहतर नहीं करेंगे तो नुकसान इनको बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया मैडम, अगर अपने तरीक़ेकार को, अपने बिहेवियर को बेहतर नहीं करेंगे तो नुकसान बहुत बड़ा उठाएंगे। पाकिस्तान ही हमेशा उनको हर वक्त के ऊपर, हर मुश्किल वक्त के ऊपर काम आता रहा है और पाकिस्तान अगर अपना बॉर्डर सील कर देगा तो फिर जिस तरह से वहाँ पे हालात होनी है उसका थोड़ा सा टेलर तो हमने देख ही लिया है। बहरहाल मैडम, तुर्किया ने अपना इकनॉमिक कॉरिडोर का इजरा किया है और उसका ऐलान किया है जिसमें वो सऊदी अरब और यूएई के साथ कनेक्ट होगा। क्या इस नए कॉरिडोर को हम ले सकते हैं कि ये काउंटर स्ट्रैटेजी है जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप का जो कॉरिडोर अनाउंस हुआ था G20 की मीटिंग में पिछले ही हफ्ते, और जिसमें तुर्किया को नज़रअंदाज किया गया था। और मैं हैरान भी हो रहा था और इस पर सोच भी रहा था कि तुर्किया ने कितना फ़ौरन इसका जवाब दिया है, और हम जिस चीज़ को फ़ौरन जवाब नहीं देते अगर कोई इस तरह की काउंटर स्ट्रैटेजी आती है।
लेकिन तुर्किया के अंदर ये सलाहियत नज़र आ रही है कि उसने फ़ौरन अपना कॉरिडोर ऐलान कर दिया। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रही हैं? डॉक्टर साहब, मैं इसको ज़रा फ़र्क अंदाज से देखूंगी। हम्म। मैं इसको कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी ऑफ लुज़ैन के कॉन्टेक्स्ट में देखूंगी। अच्छा। आप देखिए, ये जितने ममालिक जो इनकी नई बेल्ट रोड की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मर ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। बिल्कुल ठीक है। और तुर्किया जो है, जब से तुर्किया बना है, वो काफी अरसे से इस पे काम कर रहे हैं। हम्म। टाइमिंग उसकी ऐसे लग रही है आपको जैसे कि उन्होंने झट जवाब दे दिया। झट ऐसे जवाब नहीं होते, अच्छा। ये बड़ी सोच समझ के होते हैं। अच्छा। और इसमें तुर्किया अब किस तरह से ट्रीटी ऑफ लुज़ैन के बाद अपने आप को दुनिया में प्रेजेंट करता है, मेरे ख्याल में हमें इस पे थोड़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। तुर्किया बहुत बदल रहा है। मैंने इसलिए ये बात कही कि जो इंडियन कॉरिडोर है उसमें वो बाईपास करता है टर्की को, टर्की से गुजर के नहीं जाता। हालांकि यूरेशिया में आप यूरोप को टर्की के ज़रिए से कनेक्ट करते हैं ना, जो ट्रेडिशनल रूट है हमारा, इंडियन जिसको। कॉरिडोर का आप गम मत लगाए ज्यादा। जी। जी। उन्होंने तो इंडियन ओशन रिम कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें पाकिस्तान को नहीं डाला कि जी पाकिस्तान क्या इंडियन ओशन रिम का हिस्सा नहीं है। हम्म। तो उनकी जोग्राफिया जो है ना, वो बदलती रहती, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी। लेकिन जो हिंदुस्तान ने किया है, देखिए, लेट्स नॉट कंफ्यूज एप्पल्स विद ऑरेंजेस। अच्छा। हिंदुस्तान जो कर रहा है ना, वो अपना मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि हम्म। सेंट्रल एशिया से अंडमान आइलैंड्स तक जो है, निकोबार एंड अंडमान आइलैंड्स तक अपने आप को हम्म। फैला के दुनिया को बताना चाहता है। और दूसरी तरफ वो ग्लोबल साउथ को भी अपनी लीडरी से कन्विंस करना चाहता है। ठीक है। चाइना का उसमें शमूलियत ना होना और ब्रिक्स में होना, हम्म। सो वेस्ट को ब्रिक्स की ज्यादा फिक्र पड़ गई निस्बत के G20 के। G20 की जो डिक्लेरेशन भी हुई, चीन के बगैर उसकी कोई इतनी खास अहमियत नहीं होती। हम्म। लेकिन अगर ब्रिक्स जो है वो एक ऑल्टरनेट सिस्टम प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि मेरे ख्याल में अभी बड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होने लगा। हम्म। ऑल्दो उनका न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, हम्म। और उनकी जो है वो काफी उसमें प्रोग्रेसिव जो है वो आइडियाज भी हैं, हम्म। पर इतना सडनली नहीं होगा वो भी। हम्म। अब वेस्ट किस तरह से उसको देखता है, फिर आप यूक्रेन वॉर में आप देखें, ज़ेलेंस्की इज गोइंग टू वॉशिंगटन। हम्म। और उसके बाद जो है तुर्किया जो है वो नेटो का हिस्सा भी है। इंडिया उसमें किस तरह से रोल, इंडिया तो नेटो का हिस्सा नहीं है। हम्म। वो यूरोप से सिर्फ कनेक्ट करना चाह रहे हैं थ्रू मिडिल ईस्ट। हम्म। और मिडिल ईस्ट में भी किन किन ममालिक को शामिल करते हैं, इट्स नॉट वेरी वेल थॉट आउट। इंडिया की आदत होती है, एक स्पैनर फेंकता है, एक आइडिया फेंकता है, और फिर देखते दुनिया कैसे रिएक्ट करती है, और फिर उसके मुताबिक वो अपने आप को हम्म। आगे चढ़ाते हैं। सो बिल्कुल ठीक है, मैं लेकिन इंडियंस का इसको, मैडम ये कहना है कि चाइनीज़ प्रेजेंस थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी प्रीमियर की शक्ल में, और रशिया की जो है फॉरेन मिनिस्टर की शक्ल में वहाँ पे प्रेजेंस थी, तो लिहाजा हमारी जो समिट है इतनी गई गुजरी भी नहीं थी, यानी ये उनका नैरेटिव है। ऑब्वियसली उनको ये कहना पड़ा ना। बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो दौरा है तुर्किया का, उसके असरात के ऊपर बात करेंगे, कहाँ कहाँ दौरा हुआ, क्या क्या बातें हुई, वो आपके सामने रखेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान में चीनी सफ़ीर की तैनाती के ऊपर, और उसके साथ जो तुर्किया ने नया कॉरिडोर जो दिया है, जिसका ऐलान किया है, उसकी अहमियत के ऊपर बात कर रहे थे। इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे आर्मी चीफ़ का जो दौरा है तुर्किया है, वो अहमियत का हामिल है, और तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान में बड़े गहरे मरासिम पाए जाते हैं। यहाँ तक कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था तुर्की के साथ रिलेशनशिप में देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स। आर्मी चीफ साहब का जो दौरा है तुर्किया का, उसमें उनकी मुलाकात हुई सदर तैयब अर्दगान के साथ, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ, कमांडर ऑफ तुर्किश जनरल स्टाफ के साथ,
और उन्हें अवार्ड से नवाजा गया जिससे लीजन ऑफ मेरिट कहा जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान नाज। डॉक्टर फरहान नाज पढ़ाती हैं नस यूनिवर्सिटी के अंदर। मैडम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला। थैंक यू सर। मैडम, ये फरमा दीजिएगा कि हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा तुर्किया हुआ और उनकी बड़ी अहम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई, तो इस दौरे को आप दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तनाज़र में किस तरह से देखती हैं? जी मुनव्वर साहब, हमने देखा होगा कि ये जो आर्मी चीफ का दौरा हुआ है, क्या ये पहला दौरा है इन द हिस्ट्री ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ तुर्किया एंड पाकिस्तान। इनके जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के, दे गोज बैक टू 1947 जब पाकिस्तान बना था। तो उस दिन से लेकर अब तक दोनों के ब्रदरली एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप है। Even last year we were celebrating the 75th anniversary of the diplomatic relations between Pakistan and the government of Turkey. तो इनके ताल्लुकात की की जो गहराई है वो हमें इससे अंदाजा लग सकता है कि how strongly they are together. On top of that, they have diplomatic relations, they have economic relations, they have historical and cultural relations. उसके साथ साथ इनके जो military relations हैं उनको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। And why I say that? There is a reason for that. क्योंकि एक तो चीज हम एक दूसरे के साथ जैसे back and we share like very long history together. तो जब सेंटो का हिस्सा थे तो तभी we were literally strategic cooperation में हम लोग एक साथ हुआ करते थे। In 70s में Turkey openly supported Pakistan's stance on the Kashmir conflict, जिसका जिक्र आपने शुरू में कर भी दिया था। फिर पाकिस्तान ने भी साइप्रस पे उनको काफी सपोर्ट किया होता। सो दे बोथ सपोर्ट वन एनदर। वो एक दूसरे को हर उस जगह पे क्वेश्चन देते हैं जहाँ क्वेश्चन की जरूरत होती है। सो देयर रिलेशनशिप हैव ऑलवेज रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ आई कम टू द रीसेंट विजिट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, दिस वाज नॉट द फर्स्ट वन। जो इनसे पहले थे वो भी जाते रहे हैं, जो इस दफा का था वो भी बहुत सक्सेसफुल था। इनके सक्सेस की नोयत और इनके जो जिस तरीके से उनको मीट एंड ग्रीट किया जाता है, दिस हैज ऑलवेज रिमेन वेरी कॉर्डियल। इवन दिस टाइम जब आर्मी चीफ गए हैं तो उनके साथ बहुत जो कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसेप्शन उनको मिला है। सो दिस इज हाउ यू नो ब्रदरली कंट्रीज दे मीट एंड ग्रीट द डिप्लोमेट्स ऑफ वन अनदर कंट्री जो उनकी तरफ आते हैं। अगर बात की जाए कि लाइक व्हाई एंड हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप बिटवीन द टू कंट्रीज, तो हमारे पहले से ही मिलिट्री और आर्म फोर्सेस के ताल्लुकात रहे हैं। If it comes to F-16, so we have close ties with the government of Turkey. If it comes to the purchase of 52 Super Mushk, we have close ties with one another. अगर हम लोग नेवी की बात करें तो हमारे वहाँ पे भी बहुत strong terms है। तो मेरे ख्याल से तो हमारे जो कहते हैं ना, this was just like visiting your cousin's house or your family house, वो इसी तरीके लिए हमारे लिए था। It was not something new that was happening there. बहुत शुक्रिया मैडम, बड़ी तफसीलन आपने बात की। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप कोई सवाल करना चाहें। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम, ये डिफेंस के हवाले से पाकिस्तान के लिए रास्ते काफ़ी ज़्यादा बंद होते जा रहे हैं। मगरब से हम जो डिफेंस इक्विपमेंट ख़रीदना चाहते हैं वो पैसे नहीं हैं हमारे पास। चाइना और टर्की रह जाते हैं। टर्की के हवाले से भी आपको याद होगा कि टर्की का बहुत सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए होती है। हम कोई हेलीकॉप्टर्स लेना चाह रहे थे, वो नहीं मिले। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या कोई उम्मीदें लगा के बैठा होगा टर्की से, या टर्की इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई मदद कर सकता है डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से? क्योंकि इंडिया के पास तो हर रोज़ वो रशिया से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी, इजराइल से, सबसे ले रहे हैं। इसके हवाले से आप हमसे क्या शेयर कर सकती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया चीमा साहब के अगर हम अपने ताल्लुकात इफ व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इट्स फ्रेंडली स्टेट्स, तो अगर उसको हम कंपेयर करते हैं विद इंडिया, सो ऑफ कोर्स वी आर अंडर प्रिविलेज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और व्हाई आई से दैट, क्योंकि उसको इंडिया को वेस्ट की बहुत स्ट्रॉन्गर और खुले दुले सपोर्ट हासिल है। तो उनके लिए इंडिया के साथ टर्म्स रखना और इंडिया को फायदा लेना बहुत आसान है। जहाँ पे अगर हम आपने जहाँ जिक्र किया रशिया से भी वो ले रहा है, तो रशिया तो एंटी सॉर्ट ऑफ उनकी पॉलिसीज वेस्ट की पॉलिसीज में आता है। फिर भी इंडिया जो है वो उनसे अच्छा खासा फायदा ले रहा है। उस पर ना कोई सैंक्शंस लग रहे हैं, ना कोई दबाव आ रहा है, ना कोई न किसी किस्म का बोझ भी उस पर नहीं पड़ रहा है, ना तो उसको किसी तलखी का इंटरनेशनल रिलेशंस में सामना करना पड़ रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान,
सैंक्शंस लग जाते हैं, तलखियाँ भी आती है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, अस अगेंस्ट देम भी आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है. Keeping in mind all these things, we have to see the larger picture, and the larger picture is that we share borders with China, and China is not like a state that is not acceptable to the existing powerful country of the world, that is the United States of America. तो हम लोग बॉर्डर शेयर करने की वजह से और पाकिस्तान की इस जगह में होने की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से अभी रिसेंटली जो एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम ने विजिट पे किया है टू गवादर, एंड द स्टेटमेंट्स दैट ही मेड, I think they were very strong. Why such statements are coming at this point in time when Gwadar, China has huge investment in Gwadar, and then they are talking about कि हम लोगों को यहाँ पे investment projects करने हैं, and he did, and the ambassador is meeting to so many people. So of course they will create so many problems for Pakistan to establish not only defense ties with other states, बल्कि diplomatic ties establish करने में भी वो problem देंगे हमें. Coming back to Pakistan and Turkey relationship, and you recounting on so many deals together in terms of buying defense kind of equipments and all. तो मुश्किलात पहले भी थी, मुश्किलात पाकिस्तान के लिए अब भी है, लेकिन तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, एंड उर्दुगान ने हमेशा पाकिस्तान के लिए हर उस जगह पे, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, जहां हमें कुशन की ज़रूरत थी, हमें कुशन प्रोवाइड की गई है. इवन विद द F-16s एंड द ट्रेनिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स एंड ऑल, उसमें भी काफ़ी सारी मदद होती रही है. तो हमारी जो एक दूसरे के साथ हमेशा ममालिक के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन तो कभी उतार चढ़ाव का शिकार होते रहते हैं, लेकिन जो उनके डिफेंस टाइज होते हैं, दे रिमेन एट द सेम टाइम इन द सेम वे. तो मुझे नहीं लगता कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म पे कोई फ़र्क इतना ख़ास पड़ेगा, क्योंकि इट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ फोर्सेस. हाँ, स्लो हो सकता है मैकेनिज्म, डिलेज आ सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऑल टुगेदर ना हो जाए. डॉक्टर साहिबा, ये फरमा दीजिएगा कि टर्की ने एक तरफ तो अपने इकनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, पाकिस्तान के अंदर पहले से CPEC का प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहा है, पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात से भी गुजर रहा है, और फिर हमारा ट्रेड टर्की के साथ तो है, और पाकिस्तान, टर्की और ईरान, इनकी बीच में ट्रेन के ज़रिए से गुड्स भी एक दूसरे के पास आती जाती रही हैं. माजी में RCD भी हमारा इसी हवाले से था. इकनॉमिक एरिया के अंदर आपको कोऑपरेशन बढ़ते हुए नज़र आता है? देखिए, इकोनॉमिक पाकिस्तान करंटली अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी, आई थिंक इट इज गोइंग थ्रू द बैड ऑफ द बैड पैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. इसको ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान जिससे मदद ले सकता है, जैसे मदद ले सकता है, पाकिस्तान को करना पड़ेगा और कर भी रहा है. जैसे आर्मी चीफ ने एक सांस किया हुआ है दैट ही इज गोइंग टू इम्प्रूव ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और उन्होंने माफियाज के खिलाफ एक मुहिम चलाई है, जो भी जहाँ से जिस तरीके से डॉलर अफगानिस्तान जा रहे थे उसको रोकने की कोशिश की गई है. हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ डॉलर्स को जो डॉलराइजेशन हो रही थी और उससे यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही थी, वो किसी हद तक कंट्रोल होने की तरफ बढ़ रहा है. जो मैडम, ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है. सिर्फ इस हवाले से काम नहीं हो रहा कि जो स्मगलिंग हो रही है डॉलर्स की या दूसरे गुड्स की, उसके साथ साथ अंदरूने मुल्क के अंदर जिन्होंने डॉलर सिक्योर करके अपने घरों में रखा हुआ है, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होने जा रहा है. बिल्कुल जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट इकदाम है जो इस वक्त की मौजूदा लीडरशिप ने ली है. थोड़े से लेट हो गए हैं हम, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, अच्छा है कि कदम ले लिया, इससे बेहतर है कि अगर वो ना लेते ना. तो दिस इज वेरी गुड डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग. तो पाकिस्तान जो है वो हर उस मुल्क की तरफ देखेगा उस वक्त, क्योंकि एंड ऑफ द डे योर सर्वाइवल इज एट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू यू. तो पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए इसको हर मुल्क के पास जाना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा जिसके साथ ये अपने टर्म्स रख सकते हैं. लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने किसी अननोन मुल्क के पास जाके उनके साथ कोई डिफेंस या इकोनॉमिक टाइज वो बिल्डअप कर रहा है. ये तो ऑलरेडी हमारे इकोनॉमिक टर्म्स तुर्की के साथ हमारे पहले भी थे, अब भी होंगे और बाद में भी होंगे. As I said, we are two states who are not only friendly states, but we are brotherly states. और हमारे जो टर्म्स हैं, हमारे हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज भी है. मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दुनिया में कहीं पे भी मैं जाऊँ तो Turkish cuisine is always like something that is always close to my heart, and we go and we enjoy it the most, क्योंकि लगता है कि जैसे
ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही तरह के हैं खाने और हमारी तरह का कल्चर है. So we have this strong connection between the two of them. Now coming over to these new kind of developments that is taking place post G20 meetings. तो हम देख रहे हैं कि काफी सारे इकोनॉमिक टाइज बिल्डअप होना शुरू हो रहे हैं टू काउंटर BRI, to create hurdles in the way of successful completion of that project and all. तो हमने ये भी देखा था कि जब शुरू में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W जब आया, तो B3W जब बना था उसका भी यही एक गोल था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 21 और वो यही G20 के फोरम से था. वो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन चीज़ों पे बात कर रहे थे. लेकिन वो प्रैक्टिकली फिर मैडम नहीं हुआ. टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया. बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान नाज, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब और बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नायला चौहान का. नाज़रीन, आज की आपने गुफ्तगू सुनी जिसके अंदर आपने ये इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात बहुत करीब है और पाकिस्तान को हर उस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए जो पाकिस्तान को माशी तौर पे मदद दे, चाहे वो चीन है, टर्की है, ईरान है, सऊदी अरब है. इन सारे ममालिक के साथ हमें बैलेंस रिलेशनशिप रखना होगा ताकि माशी मुश्किलात से पाकिस्तान निकल कर तरक्की की राह पे गामजन हो सके. आज के लिए इतना ही काफ़ी. नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. इजाज़त दीजिए.